Welcome at Universal Education Point channel. Today's topic is collector to base bias, यानी कि हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग को स्टडी कर रहे हैं। और ट्रांजिस्टर बाइसिंग को स्टडी करने से पहले हमें एक फेथफुल एम्प्लीफिकेशन का कंसेप्ट है, उसको स्टडी करना पड़ेगा। और फेथफुल एम्प्लीफिकेशन क्या कहती है? अगर हम किसी ट्रांजिस्टर को इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, वैसा का वैसा सिग्नल अगर हमें आउटपुट के अंदर मिलता है तो ऐसी एम्प्लीफिकेशन को हम फेथफुल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। यानी कि हम किसी भी ट्रांजिस्टर को जिस शेप का, जिस साइज का इनपुट के अंदर सिग्नल दे रहे हैं, अगर हमें आउटपुट के अंदर उसी शेप और साइज का सिग्नल मिलता है तो ऐसी एम्प्लीफिकेशन को हम फेथफुल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और फेथफुल एम्प्लीफिकेशन को अचीव करने के लिए हमें बाइसिंग करनी पड़ती है। और फेथफुल एम्प्लीफिकेशन को अगर हमें अचीव करना है तो हमें बाइसिंग करनी पड़ेगी। और बाइसिंग करने के बाद हमें कुछ कंडीशंस को सेट करना होगा। जो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं सबसे पहले उनको डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन मैं पहले इसको डिस्कस कर चुका हूं। तो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। और ऑपरेटिंग पॉइंट का सिलेक्शन हम कहां पर करते हैं? ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर के एक्टिव रीजन के अंदर, क्योंकि हमें पता है कोई भी ट्रांजिस्टर 3 रीजन के अंदर वर्क करता है। एक्टिव रीजन ये वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन से जो ऊपर पोर्शन है उसको हम सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, इस रीजन से जो नीचे वाला रीजन है उसको हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले क्यू पॉइंट को, ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। हम कहां पर सिलेक्ट करते हैं? फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की जो फर्स्ट कंडीशन है, ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन के अंदर डीसी लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमने जब ये इस बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर ही क्यों सिलेक्ट करते हैं? अगर मैं इस ऑपरेटिंग पॉइंट को सैचुरेशन रीजन की तरफ सिलेक्ट करता हूं तो हमने क्या स्टडी किया था? जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसकी नेगेटिव हाफ साइकिल का कुछ पोर्शन क्या हो जाता है? कट जाता है, क्लिप हो जाता है। अगर मैं ऑपरेटिंग पॉइंट को कट ऑफ रीजन की तरफ सिलेक्ट करता हूं तो क्या देखा था हमने? इनपुट सिग्नल का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था उसका कुछ पोर्शन क्लिप हो जाता है, कट जाता है। तो हमें क्या करना पड़ा? हमें ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के ऊपर एक्टिव रीजन के अंदर बिल्कुल मिडल पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि हमें इसी पॉइंट के ऊपर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलती है। जिस शेप का सिग्नल हम दे रहे हैं उसी शेप का सिग्नल हमें आउटपुट पे मिलता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की। अब हमने अगर क्यू पॉइंट को इस बिल्कुल डीसी लोड लाइन के सेंटर के ऊपर फिक्स कर दिया तो इस क्यू पॉइंट के हमें 2 कोऑर्डिनेट मिलते हैं। एक तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला कोऑर्डिनेट मिलता है, और ये आउटपुट वोल्टेज कौन सी होती है? कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, ये एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट मिलता है। और आउटपुट करंट के बीच में हमें ये ग्राफ प्लॉट किया था। आउटपुट वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर आउटपुट करंट, कीपिंग इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हुए हम स्टडी कर चुके हैं। मैं आपसे फिर बार बार बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी लेक्चर को आप रैंडमली पिक करके स्टडी ना करें। अगर आप रैंडमली पिक करके स्टडी करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आर्टिकल अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप सीक्वेंस से लेक्चर्स को स्टडी करें। तो इस ऑपरेटिंग पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया था? कलेक्टर करंट आया था, ये आईसी, जो कि वाई एक्सिस पे मिलेगा हमें। अब इस ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी उसकी बात करते हैं।
अब हम चाहते हैं कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट इस डीसी लोड लाइन के ऊपर यहीं पर फिक्स रहे, यानी कि यहीं पर स्टेबल रहे। यहां से ना तो ये सैचुरेशन रीजन की तरफ शिफ्ट हो, ना ये कट ऑफ रीजन की तरफ शिफ्ट हो। तो ये हमने देखा कि ऑपरेटिंग पॉइंट को अगर स्टेबलाइज करना है तो इसको इंडिपेंडेंट बनाना होगा किसी दो पैरामीटर्स के। अगर ये डिपेंड करता रहेगा तब तक क्या करेगा, ये ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करता रहेगा। तो हमें इस ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज अगर करना है तो हमें स्टेबलाइजेशन करनी होगी, और वो किसके अगेंस्ट करनी होगी, दो पैरामीटर के, एक तो टेम्परेचर के और दूसरा ट्रांजिस्टर पैरामीटर के बीटा के। यानी कि हमें इस ऑपरेटिंग पॉइंट को, सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, इस ऑपरेटिंग पॉइंट को टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट बनाना होगा। अगर ये डिपेंड करता रहेगा टेम्परेचर के ऊपर तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो ये सेकंड कंडीशन है। मीन स्टेबलाइजेशन के लिए जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट इज टू बी इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। इसके बाद हमने जो थर्ड कंडीशन है इस ऑपरेटिंग पॉइंट की वो क्या है, इस ऑपरेटिंग पॉइंट को हमें इंडिपेंडेंट बनाना होगा ट्रांजिस्टर पैरामीटर के ऊपर। ट्रांजिस्टर पैरामीटर क्या होता है, बीटा, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो। और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हमें पता है ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर वेरी करता है। अगर एक ट्रांजिस्टर अगर जल गया और उसको रिप्लेस करना पड़ गया तो दूसरा ट्रांजिस्टर रिप्लेस होते ही बीटा चेंज होगा, और बीटा चेंज होने से ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करता है। तो हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं मिल पाती। हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन अगर चाहिए तो थर्ड जो इसकी कंडीशन थी, इस ऑपरेटिंग पॉइंट को हमें क्या करना होगा, बीटा के इंडिपेंडेंट बनाना होगा। ये तीन कंडीशंस हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन, ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा एक्टिव रीजन के अंदर डीसी लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर। सेकंड कंडीशन, अब इस ऑपरेटिंग पॉइंट को हमें स्टेबलाइज बनाना है, देन दिस ऑपरेटिंग पॉइंट इज टू बी मेड इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। थर्ड कंडीशन, ऑपरेटिंग पॉइंट इज टू बी इंडिपेंडेंट ऑन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर। तो इन तीनों कंडीशंस को हमें अचीव करने के लिए ट्रांजिस्टर की डिफरेंट बाइसिंग करनी पड़ी। सबसे पहले हमने बाइसिंग को क्या किया था, बेस बाइस किया था। ये बेस बाइसिंग के अंदर हमने आर्टिकल को स्टडी कर चुके हैं। और बेस बाइसिंग जब हमने स्टडी किया था तो बेस बाइसिंग के अंदर ऑपरेटिंग पॉइंट, बेस बाइसिंग ने ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर के ऊपर फिक्स कर दिया था। यानी कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की फर्स्ट कंडीशन को बेस बायस सर्किट ने हमें सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने में हेल्प की थी। लेकिन बाकी की दो कंडीशंस जो थी, ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा था उसको इंडिपेंडेंट नहीं बना पाई थी, और इस ऑपरेटिंग पॉइंट को ट्रांजिस्टर पैरामीटर के इंडिपेंडेंट नहीं बना पाई थी। तो हमने क्या कहा था, फिक्स्ड बेस बायस सर्किट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो आर्टिकल किया था वो क्या किया था, इमीटर टू बेस, फिर इमीटर बेस बायस सर्किट को स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने क्या देखा था, मींस बेस बायस विद इमीटर फीडबैक को स्टडी किया था। उसमें हमने क्या देखा था, हमने एक और ट्रांजिस्टर को लिया था और उस ट्रांजिस्टर को हमने क्या कर दिया, इसके इमीटर के ऊपर कनेक्ट कर दिया था। तो हमने देखा कि उस बाइसिंग ने क्या मॉडिफाई किया, यानी कि सेकंड जो बाइसिंग आई थी वो क्या आई थी हमारे पास, बेस बाइस विद इमीटर। तो यानी कि इमीटर के साथ हमने कुछ बाइसिंग की थी, और उसने इस ऑपरेटिंग पॉइंट की जो सेकंड कंडीशंस थी, मींस ऑपरेटिंग पॉइंट जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा था कुछ हद तक, मैं फुली तो नहीं कहूंगा, कुछ हद तक उसने इस ऑपरेटिंग पॉइंट के टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होने को प्रूव किया था। लेकिन जो थर्ड कंडीशन थी वो बेस बायस विद इमीटर फीडबैक एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। तो अब हमने वहां पर ये कहना पड़ा कि जो ये बेस बायस विद इमीटर फीडबैक है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो अब नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है हमारे पास, कोलेक्टर टू बेस बायस आया है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये मैंने एक जर्नल सर्किट डायग्राम बना रखा है
और ये कौन सा सर्किट डायग्राम है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है। और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम इमीटर टर्मिनल को क्या करते हैं, कॉमन बना देते हैं, जिसको हम इनपुट में भी यूज करते हैं, जिसको हम आउटपुट में भी यूज करते हैं। तो हमने इसको इनपुट सिग्नल को हमने क्या बना रखा है, फॉरवर्ड बायस बना रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस बायसिंग सप्लाई बना रखा है। आउटपुट को हमने रिवर्स बायस बना रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस बायसिंग सप्लाई बना रखा है। और इस सर्किट के अंदर हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले इन दो बायसिंग सप्लाई को हमने रिप्लेस करके सिर्फ एक बायसिंग सप्लाई यूज की हुई है। ये कॉस्ट और किसकी वजह से, सिंप्लिसिटी की वजह से हमने ऐसा किया है, ताकि इस सर्किट की कॉस्ट भी रिड्यूस कर जाए। मैं इनको एक्सप्लेन कर चुका हूं फिक्स्ड बायस के अंदर, इजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर हमने इन दो बैटरीज को रिप्लेस करके एक बैटरी रिप्लेस की, ओनली वो भी किस में रिप्लेस की, आउटपुट के अंदर यूज की हुई है। और जो इस सर्किट के अंदर हमने डिफरेंस लिया है बेस बायस के कंपैरिजन में, हमने बेस बायस के अंदर ये जो रेजिस्टेंस था तो ये कहां पर लगा रखा था, ये रेजिस्टेंस मैंने यहां पर कनेक्ट कर रखा था, ये ऐसे कनेक्ट कर रखा था बेस बायस के अंदर, ऐसे रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट कर रखा था। लेकिन मेरे को अब क्या स्टडी करना है, कलेक्टर टू बेस बायस, यानी कि मैंने यहां से इस रेजिस्टेंस को हटाया, आरबी को यहां से हटाया और यहां से हटाकर मैंने इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, कोलेक्टर के साथ, कोलेक्टर टर्मिनल ऑफ दिस ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। और फिर मैं देखता हूं कि ये वाली बायसिंग क्या फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। बस ये डिफरेंस किया। बेस बायस में जो हमें स्टडी किया था बेस बायस सर्किट के अंदर, वहां पर हमने जो ये रेजिस्टेंस आरबी को यूज किया था वो ऐसे यूज किया था, मींस मैंने कोलेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं किया था। तो कोलेक्टर के साथ कनेक्ट करने से एक बात तो मैं बता दूं, इसका फेलियर आएगा, लेकिन इसका जो एडवांस वर्जन आएगा, जो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग आएगी, वो ही हम यूज करते हैं। इसका भी एक फेलियर आएगा, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो हम अब इस केस में ये देखना चाहते हैं कि अगर मैं इस बेस बायस वाले सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस था उसको कोलेक्टर के साथ कनेक्ट करके इनपुट में अगर इस एम्पलीफायर को दे दूं, तो यहां पर क्या ये वाली बायसिंग है फेथफुल एम्पलीफिकेशन की कंडीशंस को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करेगी क्या, हम ये चेक करना चाहते हैं। तो इस चीज को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस बायसिंग के अंदर इस ऑपरेटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालना होगा। और इस ऑपरेटिंग पॉइंट के सिर्फ दो कोऑर्डिनेट हैं, एक VCE और एक IC। तो हम सबसे पहले IC की वैल्यू निकालते हैं। और IC की वैल्यू को निकालने के लिए हमने इस सर्किट के सिर्फ इनपुट सेक्शन की बात की। अब इनपुट सेक्शन की अगर बात मैं कर रहा हूं तो मेरे पास इनपुट तो ये वाली चीज है, ये वाला पोर्शन इनपुट है और ये वाला पोर्शन आउटपुट है। तो मेरे पास इनपुट कैसा बनेगा, यहां से मैं चलूंगा, यहां से चलूंगा और यहां से चलूंगा, यहां से चलूंगा, यहां से ऐसे चलूंगा और यहां से ग्राउंड पे आ जाऊंगा। आउटपुट के लिए मैं यहां से चलूंगा, यहां से चलूंगा, ऐसे चलूंगा, यहां से आउटपुट के अंदर, ग्राउंड के अंदर ऐसे आऊंगा। तो सबसे पहले मैं इनपुट सेक्शन की बात कर रहा हूं। अब मैं इनपुट सेक्शन की अगर बात कर रहा हूं तो सबसे पहले यहां पर देखो, जो ये करंट, यहां पे करंट कितना होगा, यहां पे करंट मेरे को पता है। देखो इनपुट की तरफ हमेशा, इनपुट के अंदर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस करंट अंदर की तरफ फ्लो करता है और कलेक्टर करंट भी अंदर की तरफ फ्लो करता है और इमीटर करंट बाहर की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब बेस करंट ऐसे फ्लो करेगा, बेस करंट तो ऐसे फ्लो करेगा और कलेक्टर करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो इस टर्मिनल के ऊपर जो ये करंट आ रहा है, कितना आ रहा है मेरे को नहीं पता। ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, वन इज बेस करंट, अदर इज कलेक्टर करंट। तो इसका मतलब जो इसके पीछे है वो क्या होगा, आने वाला करंट मस्ट बी इज इक्वल टू जाने वाला करंट। तो जाने वाला करंट कौन है, IB और IC है। तो आने वाला करंट कितना होगा, IB प्लस IC होगा। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट आएगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होगी, कितनी होनी चाहिए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इतना करंट, यानी कि इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, IB प्लस IC। यहां पर आया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, IB इधर फ्लो किया, IC इधर फ्लो किया।
तो मैं अब इनपुट सेक्शन के अंदर अगर वोल्टेज किरचॉफ लॉ लगाता हूं यानी कि केवीएल को अप्लाई करता हूं तो क्या कहता है वोल्टेज किरचॉफ लॉ, ये मेरे पास ये वाली वोल्टेज है, देखो मैं ये दे रहा हूं। अब इस वोल्टेज का क्या क्या होगा, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगी, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगी, इसके बाद ये कोई वोल्टेज आएगी और ग्राउंड, ये ग्राउंड हमेशा 0 वोल्ट पे होता है, लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो यहां से अगर मैं इनपुट सेक्शन की बात करूं और इनपुट सेक्शन में केवीएल को अप्लाई करूं तो मैंने इस क्यू के 2 कोऑर्डिनेट्स को निकालने की कोशिश की। तो इनपुट सेक्शन में अगर अप्लाई केवीएल को अप्लाई करते हैं, इनपुट सेक्शन में अप्लाई, यहां पे मैं बोलूं अप्लाई KVL इन इनपुट सेक्शन, अगर यहां पर अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, देखो VCC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, VCC इक्वल टू वोल्टेज, ये वोल्टेज जो मैं दे रहा हूं अगर 10 वोल्ट दे रहा हूं ना तो ये 10 वोल्ट क्या क्या होनी चाहिए, 10 वोल्ट इसके वोल्टेज एक्रॉस प्लस इसके वोल्टेज प्लस वोल्टेज एक्रॉस बिटवीन द बेस इमीटर टर्मिनल, यही तो है और कोई नहीं है। तो वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस RC की एक्रॉस कितनी आएगी, RC इंटू IB प्लस IC, ये आएगी। प्लस आगे चले हम यहां से इसके अक्रॉस आए, यहां पे कितना आएगा IB इंटू RB, यहां से आगे चले, यहां से आगे ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आया, इसके ये बेस है ये इमीटर, इस बेस और इमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी VBE, ये होगी, यही तो होगी। तो अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखा। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखा तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बेस करंट, ये जो कलेक्टर करंट है ये बाहर आ रहा है और ये बेस करंट ये कलेक्टर करंट दोनों के दोनों ऐसे अंदर फ्लो कर रहे हैं। तो आने वाला करंट डिवाइडेड इनटू जाने वाला करंट, तो हम IE को क्या लिख सकते हैं, IB प्लस IC, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद हमने इसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने IC की वैल्यू को निकाला था और ये बेस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने स्टडी किया था और ये IC की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा टाइम IE प्लस ICBO। ICBO क्या चीज है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, लीकेज करंट है जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, जिसकी वैल्यू बहुत कम आती है। तो यहां से हमने इस IE की वैल्यू को यहां से यहां पर पुट कर दिया और यहां पर पुट किया तो ये वैल्यू ये बन गई। अल्फा से हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया, इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया, तो हमारी इक्वेशन इस अल्फा को मैं इधर ले आया और IC को कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास ये बन गया। अब मैंने इस फैक्टर से इसको थ्रू आउट डिवाइड कर दिया तो IC की वैल्यू को निकाल लिया। अब हमने इस फैक्टर को क्या पुट कर दिया, बीटा पुट कर दिया, यानी बीटा की वैल्यू को हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस अल्फा। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, अभी हम बात करते हैं। तो यहां पर 1/1 माइनस अल्फा की वैल्यू को अगर हमने निकाली तो किस फैक्टर की वैल्यू निकालने की कोशिश की हमने, 1 प्लस बीटा की वैल्यू निकाली। तो 1 प्लस बीटा की वैल्यू निकाली तो बीटा की वैल्यू ये यहां पर पुट की तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की। तो यहां पर हमने जब एलसीएम लिया 1 माइनस अल्फा तो ये क्या बना, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और ये अल्फा से अल्फा कट गया और ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आ गई। यानी कि इसकी वैल्यू को मैं क्या पुट कर सकता हूं, 1 प्लस बीटा पुट कर सकता हूं। तो यहां पर इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं IC, यहां पर लिख देता हूं मैं IC इज इक्वल टू, ये तो मेरे पास बीटा बन गया, बीटा IB प्लस यहां पर ये क्या बन गया, बीटा प्लस 1 इंटू ICBO, ये बन चुका है ICBO, ये बन गया। अब यहां पर जब मैंने ये देखा तो ये ICBO जो मेरे पास है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट,
तो इसके कंपैरिजन में मैं ICBO की वैल्यू को क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। बीटा की वैल्यू लार्ज होती है, अगर लार्ज को मैं वेरी स्मॉल से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वांटिटी स्मॉल आएगी। तो हमने इस फैक्टर को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम IB, ये बचा। अब हमने यहां पर इस फैक्टर की वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहां पर ये इक्वेशन क्या बनी, VCC इज इक्वल टू RC इंटू IB प्लस बीटा टाइम IB प्लस IB RB। हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर ऑपरेटिंग पॉइंट का। तो यहां से हमने इन दोनों में से क्या किया, कॉमन निकाल लिया, IB को कॉमन निकाल लिया, तो IB RC, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 1 प्लस यहां पर बीटा प्लस IB RB प्लस VBE, ये बचा। यहां से फिर हमने क्या किया, यहां से इन दोनों फैक्टर में से IB को कॉमन निकाल लिया, तो ये VCC चल रहा है मेरा। IB को अगर कॉमन निकाल लिया तो यहां पर अंदर यहां पर क्या बचा, RC इंटू 1 प्लस बीटा, और यहां पर क्या बचा, प्लस यहां पर बचा है RB, और क्या बचा है VBE। तो यहां से जब हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, हमें पता है बीटा की वैल्यू, एम्प्लीफिकेशन की फैक्टर की वैल्यू 1 आती है, ग्रेटर देन 1। तो इस केस में इसलिए हम बीटा प्लस 1 को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, बीटा भी रिप्लेस कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है, यहां पर जब इसको रिप्लेस किया तो ये क्या बन गया, VCC इज इक्वल टू IB, यहां पर ये क्या बना, बीटा टाइम RC प्लस RB और प्लस VBE, ये बना। तो इस चीज को हम और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां से हमें तो IB की वैल्यू को निकालना है, तो मैं इसको इधर ले आऊं, VCC माइनस VBE इज इक्वल टू, ये क्या बना, दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आया हूं तो मैं IB इंटू RB प्लस बीटा टाइम RC, ये बना। और यहां से IB की वैल्यू को निकालूंगा तो IB कितना बन गया, IB इज इक्वल टू, यहां पे ये मेरे पास फैक्टर बन गया VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय ये फैक्टर RB प्लस बीटा टाइम RC, ये बन गया, डिवाइड कर दिया इसे। अब यहां से अगर मैं बीटा यहां पर देखता हूं तो मेरा कलेक्टर करंट कितना होता है, अगर मैं देखता हूं यहां पर तो मेरे पास कलेक्टर करंट कितना होता है, यहां से हम देखने की कोशिश करें तो कलेक्टर करंट मेरे पास कितना होगा, दैट इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू, हमने अभी लिखा था बीटा टाइम IB, ये होता है हमारे पास। तो हमने जब यहां पर IB की वैल्यू को पुट किया ये, तो यहां पर ये क्या बना, दैट इज इक्वल टू बीटा इंटू यहां से VCC माइनस VBE अपॉन RB प्लस बीटा टाइम RC। और हमें पता है ये जो इनपुट है ये इस VBE के कंपैरिजन में जो ये आउटपुट वोल्टेज है VCC दैट इज आउटपुट, और इसकी वैल्यू नियर अबाउट 6 to 7 वोल्ट या 5 to 6 वोल्ट होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है इनपुट की तो हमें पता है 0.1 वोल्ट के करीब होती है। तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है VBE से, तो हम इसके कंपैरिजन में इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास IC क्या आ गया, दैट कम्स आउट टू बी, IC की वैल्यू यहां से बीटा VCC अपॉन RB, अगर मैं यहां से बीटा को कॉमन निकाल लेता हूं तो बीटा को मैंने अगर कॉमन निकाल लिया तो RC प्लस RB अपॉन बीटा, एक तो ये वैल्यू आ गई और बीटा से बीटा कट गया।
तो हमारे पास आईसी कितना आया, दैट इज इक्वल टू वीसीसी और आरसी प्लस आरबी अपॉन बीटा। यहां से इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूं मैं 1, और यहां से मैं टेम्परेचर बीट क्या कोलेक्टर करंट, ये जो कोलेक्टर करंट की वैल्यू बीटा के ऊपर डिपेंड करती है, इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि थर्ड कंडीशन को ये वाली इक्वेशन करेगी, जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है क्या वो ट्रांजिस्टर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, उस चीज को हम इस इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, इस ऑपरेटिंग पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं, और दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने क्या किया, अप्लाई KVL इन आउटपुट सेक्शन के अंदर हमने KVL को अप्लाई किया। तो आउटपुट सेक्शन क्या चीज है, ये इधर वाला पार्ट, यहां से VCC मैंने दी, वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस हुआ, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू इमीटर, इसके बाद तो ग्राउंड आ गया। तो क्या अप्लाई क्या होगा, VCC इज इक्वल टू RC इंटू IB प्लस IC, ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ यहां पर, और कौन सी वोल्टेज, कलेक्टर टू इमीटर प्लस VCE, ये होगी। तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, नेक्स्ट अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूं तो यहां से ये क्या बना, इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो देखो यहां पर ये बीटा है, ये तो आईसी कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ आईबी के बेस करंट के। तो यहां से मैं इस बेस करंट को क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो VC क्या आ गया मेरे पास, RC IC प्लस VCE, ये आ गया। और इस VCE को अगर मैं इधर ले आऊं, VCC माइनस VCE इज इक्वल टू IC RC, और यहां से अगर मैं IC की वैल्यू निकालूं तो यहां से कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू VCC माइनस VCE अपॉन ये RC, ये आ गया मेरे पास। इसका मतलब यहां से मेरे पास ये फैक्टर निकल के ये आया है। यहां से सेकंड कोऑर्डिनेट मेरे पास निकल चुका है, और सेकंड कोऑर्डिनेट अब मेरे को क्या निकालना है, VCE निकालना है इस ऑपरेटिंग पॉइंट का। इस ऑपरेटिंग पॉइंट का VCE कोऑर्डिनेट हम यहां से निकाल लेंगे, यानी कि कैसे निकाल लूंगा मैं यहां से, और इस VCE को यहां से निकालना है, तो मैं इसको क्या निकाल लूं, हमें तो VCE निकालना है। तो VCE निकालूंगा तो ये इसको इधर ले आऊंगा, VCC माइनस IC RC, ये निकल गया। ये मेरे पास ऑपरेटिंग पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट आ चुका है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां से मैं इस ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टडी करना चाहता हूं, इसका कोऑर्डिनेट जो है ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, सैचुरेशन रीजन आएगा। अगर सैचुरेशन रीजन, इस रीजन के अंदर आऊंगा, इस रीजन के अंदर यहां तक ऐसे आऊंगा, तो इस VCE की वैल्यू क्या होती आएगी, कम होती आएगी, और एक स्टेज के ऊपर आकर 0 के ऊपर सैचुरेशन रीजन आएगा। इसका मतलब सैचुरेशन कलेक्टर करंट को अगर मैं स्टडी करूं, सैचुरेशन कलेक्टर करंट को स्टडी करूं, तो यहां पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन यहां पर ये VCE की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये 0 होगी तो क्या होगा, यहां पर ये 0 होते इसको इधर ले आऊंगा, तो ये IC RC इज इक्वल टू क्या होगा, VCC, और ये सैचुरेशन के अंदर है, इसका मतलब IC सैचुरेशन करंट की वैल्यू कितनी आ गई, VCC अपॉन RC। तो हमें एक कंडीशन तो पता चल चुका है, ये सैचुरेशन यहां पर ये वैल्यू ये होगी। इसका मतलब इस सैचुरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस कलेक्टर करंट से, ये जो कलेक्टर करंट कोऑर्डिनेट आया है, कहां पर निकाला था, अभी हमने ये निकाला था, ये इसका मतलब ये कलेक्टर करंट ऑपरेटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये सैचुरेशन का कोऑर्डिनेट है। तो इस सैचुरेशन की कलेक्टर करंट जो सैचुरेशन है ये क्या होगा, ज्यादा होगा इससे, ये ज्यादा होगा इससे, यानी कि मैं क्या लिख दूं, यानी कि IC की वैल्यू
क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, किससे, आईसी सैचुरेशन से। तो ये एक्टिव रीजन के अंदर ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। अब इस इक्वेशन से मैंने बोला था कि थर्ड इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने फिर ये इक्वेशन एक बार फिर लिखी, और ये इक्वेशन मैं क्या लिख रहा हूं, इस इक्वेशन को मैंने दोबारा से लिखा, और ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, VCC इज इक्वल टू RC, यानी कि इनपुट सेक्शन फिर लगा रहा हूं, RC इक्वल IB प्लस IC प्लस IB RB प्लस VBE। ये है मेरे पास इनपुट सेक्शन। तो यहां पर हमने अब क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया यहां से, तो ये क्या बना, दैट इज इक्वल टू VCC की वैल्यू निकलेगी RC IB प्लस RC IC प्लस IB RB प्लस VBE, ये निकली हमारे पास। यहां से हमने इन दोनों फैक्टर को क्या किया, कंबाइन किया, IB को कॉमन निकाल लिया, तो यहां से RC प्लस RB इंटू प्लस RC IC प्लस VBE, यहां से ये निकला हमारे पास। इसके बाद हमने क्या किया, यहां से इस IB की वैल्यू को एक तरफ रखा और इसको इधर ले आए, VCC माइनस VBE माइनस IC RC इज इक्वल टू IB इंटू RC प्लस RB, ये वैल्यू बनी है हमारे पास। अब यहां से देखो, अगर मैं ये वाली फैक्टर की वैल्यू देखूं, यहां से मैं इक्वेशन 2 को देखूं, VCC माइनस RC, तो VCC माइनस IC RC, इन दोनों को क्या लिख सकता हूं मैं, VCE, तो ये क्या बन गया, VCE माइनस VBE, और ये इज इक्वल टू क्या बन गया, IB इंटू RC प्लस RB। तो यहां से हमारे पास IB की वैल्यू क्या निकली, दैट इज इक्वल टू VCE माइनस VBE अपॉन RC प्लस RB। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, और ये इक्वेशन जो है वो प्रूव करेगी इस ऑपरेटिंग पॉइंट के टेम्परेचर इंडिपेंडेंस को। अब वो कैसे प्रूव करेगी, हमें इस चीज को देखना था। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल चुकी है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंस को प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस एम्पलीफायर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि ये वाला कलेक्टर करंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या शिफ्ट करेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या शिफ्ट करेगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। तो मैंने पता है टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये ICBO की वैल्यू बढ़ती है। ICBO क्या चीज है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इसकी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के अंदर, यानी कि P सेक्शन और N सेक्शन के अंदर जो P टाइप सेमी कंडक्टिंग मेटेरियल है और N टाइप सेमी कंडक्टिंग मेटेरियल है, और P टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी में और N टाइप में होल है माइनॉरिटी के अंदर। जब मैं टेम्परेचर के इंक्रीज करूंगा तो P टाइप सेमी कंडक्टर में और N टाइप सेमी कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करता जाऊंगा तो इन एटम्स के अंदर P टाइप और N टाइप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के एटम के अंदर जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो क्या होगी, ब्रेक होगी। और कोवलेंट बॉन्डिंग के ब्रेक होने से क्या होगा, उन दोनों रीजन्स के अंदर कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वैल्यू बढ़ेगी। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। इसका मतलब ICBO बढ़ेगा। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या बढ़ता है, ICBO बढ़ता है। और ICBO बढ़ता है तो हमें ये पता है ICEO बढ़ता है। ICEO किस केस में था,
ये तो मेरे ICBO तो मैंने किस केस में स्टडी किया है, कॉमन बेस के अंदर, और ICEO क्या आता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जिसके अंदर हम IB को 0 पुट करते हैं। ये IB को 0 पुट करता हूं तो इस β+1 इंटू ये IB को 0 पुट करते हैं, क्योंकि इनपुट को हम 0 करते हैं, वहां पर कॉमन बना देते हैं। तो यहाँ पर IC ये वाला जो फैक्टर बनता है ये क्या आ जाता है, इसकी वैल्यू 0, तो IC इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है, यहाँ पर ये वैल्यू जो आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई, β+1 इंटू ICBO इज इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास, ICEO, ये आ जाती है। तो इसका मतलब ये ICBO बढ़ेगा तो ICEO बढ़ेगा, नेचुरल है, ये ICEO बढ़ेगा। यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, सबसे पहले ICBO बढ़ेगा, ICBO बढ़ेगा तो कोलेक्टर करंट बढ़ेगा, कोलेक्टर करंट IC बढ़ेगा। ये हमने देखा है। अब मैं सीधी अगर बात यहां से इसके कंसेप्ट को बना लूं, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ICBO बढ़ा, ICBO के बढ़ने से कोलेक्टर करंट बढ़ा। पहली कंडीशन ये आ गई। कोलेक्टर करंट बढ़ा तो हमने इक्वेशन नंबर किसको देखा, यहां पर इसको देखा, इक्वेशन 2 को। अगर ये कोलेक्टर करंट बढ़ा है, ये बढ़ा है, IC बढ़ा है, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर बढ़ेगा, और ये ICRC बढ़ेगा, तो इस बड़ी वैल्यू जब इसमें से घटेगी तो VCE की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। इसका मतलब VCE की वैल्यू क्या होगी, इस केस में डिक्रीज करेगी। यहां से इक्वेशन 2 से इस VCE की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। IC के बढ़ने से VCE की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब VCE की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो हमने यहां पर देखा, अगर ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ये वैल्यू कम हो रही है, VB तो फिक्स है, VCE तो पहले ही कम है 0.1, अगर ये वैल्यू और कम हो रही है तो IB की वैल्यू क्या होगी, और इस फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो और भी वैल्यू कम आएगी, तो IB क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और IB डिक्रीज हो गया, इसका मतलब IB डिक्रीज हुआ तो यहां से ये फैक्टर डिक्रीज हो गया, और IB डिक्रीज हो गया तो IC क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कि जितना बढ़ा था उतना IC क्या हो गया, इस केस में डिक्रीज कर गया। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ICBO के बढ़ने से जो कलेक्टर करंट बढ़ा है उतना इस IB फैक्टर के घटने से, IB के घटने से कोलेक्टर करंट क्या हो गया, कम हो गया। मींस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जितना डिक्रीमेंट इस फैक्टर की वजह से आया है उतना इंक्रीमेंट इस फैक्टर की वजह से आया है, तो कोलेक्टर करंट क्या रह गया, सेम रह गया, कोलेक्टर करंट की वैल्यू नहीं बढ़ी। इसका मतलब यहां पर ये वाला बायसिंग इस सर्किट के ऑपरेटिंग पॉइंट को टेम्परेचर की इंडिपेंडेंस को प्रूव कर देता है। यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कोलेक्टर करंट बढ़ेगा, पहला केस। कोलेक्टर करंट बढ़ा तो फिर क्या हुआ, VCE की वैल्यू घट गई तो बेस घट गया, बेस घट गया तो क्या घट गया, फिर कोलेक्टर करंट घट गया। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या चल रही है, यहां से अगर मैं इसको ऐसे चला दूं, VC बढ़ने से IC के बढ़ने से VC बढ़ेगा, VC बढ़ने से IB बढ़ेगा, घटेगा, IC के बढ़ने से कोलेक्टर करंट घट जाएगा, तो ये वैल्यू की उतनी रह जाएगी। अगर मैं इसको देखो ऐसे सीक्वेंस बना दूं, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ICBO बढ़ा, ICBO बढ़ने से IC बढ़ा, IC बढ़ा, IC के बढ़ने से क्या हुआ, VBE डिक्रीज हुआ, और VBE के डिक्रीज होने से क्या डिक्रीज हुआ, IB डिक्रीज हुआ, और IB के डिक्रीज होने से IC क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये कोलेक्टर करंट जो है जितना था उतना का उतना रह गया टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। इसका मतलब हमारा टेम्परेचर के ऊपर कौन डिपेंड नहीं कर रहा, IC डिपेंड नहीं कर रहा, और IC किसका कोऑर्डिनेट है, ऑपरेटिंग पॉइंट का। इसका मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये पहला, सेकंड फेथफुल एम्प्लीफिकेशन का ये वाला बायसिंग सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। थर्ड पॉइंट को स्टडी करने के लिए मैंने बोला था
हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, जो किसको प्रूव करेगी, ऑपरेटिंग पॉइंट के बीटा फैक्टर के इंडिपेंडेंट होने को प्रूव करती है या नहीं करती। अगर हम यहां से इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं तो मेरे को इस कोलेक्टर करंट को इस बीटा के क्या बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। और बीटा के इंडिपेंडेंट बनाना है तो मेरे को ये इंडिपेंडेंट कब बनेगा, जब ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाए, नेग्लेक्ट हो जाए। और नेग्लेक्ट किस केस में होगा, आरसी की वैल्यू को मैं इतनी ज्यादा कर दूं कि आरबी अपॉन बीटा, ये इस वैल्यू से बहुत ज्यादा कर दूं। तो यहां पर बीटा तो कांस्टेंट है और ये ज्यादा करना है तो मेरे को आरबी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बहुत स्मॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कंडीशन आ गई, आरसी की वैल्यू लार्ज, आरसी लार्ज तो आरबी क्या होगा, यहां पर स्मॉल होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। इस कंडीशन पे अगर आरसी लार्ज है तो आरबी स्मॉल होगा। अगर आरसी को मैंने लार्ज कर दिया, इसकी वैल्यू को लार्ज कर दिया, तो यहां पर क्या कंडीशन आ गई, तो यहां पर वीसीसी, यहां तो वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा होगी और वोल्टेज बहुत ज्यादा ड्रॉप होगी तो इस केस में मेरे को इनपुट सप्लाई की वैल्यू बहुत ज्यादा लेनी होगी। यहां पर ये इंडिपेंडेंट तो बना देगा, मींस इंडिपेंडेंट बनाएगा किसको, ऑपरेटिंग पॉइंट को बीटा फैक्टर से। किस कंडीशन पर बनाएगा, आरसी की वैल्यू को मैं इतनी लार्ज कर दूं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज आ गया, आरसी की वैल्यू को अगर मैं लार्ज कर रहा हूं तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा होगी और वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा होने की वजह से मेरे को ये आउटपुट सप्लाई है वो बहुत हाई पावरफुल चाहिए। और हमारी हाई पावरफुल सप्लाई के लिए इस सर्किट की क्या कॉस्ट बढ़ गई। इसका मतलब ये कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सर्किट को हमें क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। हमें सस्ता भी चाहिए, हमें सारी कंडीशंस को प्रूव भी करता हो तो ऐसा सर्किट हम एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरी इस सर्किट की एक और नेगेटिव एडवांटेज आ गई, वो क्या आ गई, देखो इस एम्पलीफायर का आउटपुट यहां से आएगा, कलेक्टर के आउटपुट आता है, एम्पलीफिकेशन आएगा, यानी कि यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट यहां पर मिलेगा। उस आउटपुट को मैं फिर दोबारा से क्या कर रहा हूं, फीड कर रहा हूं इनपुट के ऊपर। तो इसका मतलब आउटपुट को मैं फीड कर रहा हूं इनपुट के ऊपर, तो ये फीडबैक हो गई। मींस ये कैसे फीडबैक हो गई उसको स्टडी करना है। और एम्पलीफायर के अंदर हम क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। और नेगेटिव फीडबैक क्यों यूज करते हैं, देखो यहां पर बेस करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल लानी है हमें, अगर ज्यादा लाएंगे तो यहां पर ये वर्क नहीं करेगा। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ा, जो ये एम्पलीफाई होके आउटपुट सिग्नल मिला उसका कुछ पोर्शन जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसमें से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि आउटपुट में से इनपुट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमें यहां पर इसको देना होगा। क्योंकि यहां पर तो ये एम्पलीफाई होके मिलेगा, इनपुट से ज्यादा मिलेगी, इनपुट से ज्यादा मिलेगी तो हमें क्या मिला, यहां पर जो इनपुट दे रहा हूं आउटपुट पे तो ज्यादा मिला ना। लेकिन अगर वो आउटपुट में दे देता हूं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें क्या करना पड़ा, आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ा और उसको फिर हमें क्या करना, फीड करना पड़ा इस एम्पलीफायर को। इसका मतलब इस केस के अंदर तो ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो वोल्टेज गेन, मतलब जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है बीटा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज गेन क्या होती रहेगी, रिड्यूस होती रहेगी। तो ये इस सर्किट की एक बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज आ गई। डिसएडवांटेज क्या आ गई, हमें यहां पर आउटपुट सिग्नल यानी कि आउटपुट ऑफ दिस एम्पलीफायर इज टू बी फीड अगेन एट द इनपुट। इनपुट के ऊपर फीड करनी पड़ रही है, लेकिन कितनी फीड करनी पड़ रही है, उस आउटपुट का कुछ पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है सोर्स सिग्नल में से। सोर्स सिग्नल में से सब्ट्रैक्ट करके वो उसको क्या करना पड़ रहा है, फीड करना पड़ रहा है। तो ऐसे फीडबैक को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ये इसका मतलब इस कलेक्टर टू बेस बायस को हम क्या बोल सकते हैं, कोलेक्टर फीडबैक भी बोल सकते हैं, कोलेक्टर फीडबैक सर्किट भी बोल सकते हैं। यहां पर इसको ये भी हम बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको एक नाम और भी दे सकते हैं,
इसको हम वोल्टेज फीडबैक सर्किट भी बोल सकते हैं, कोलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट भी बोल सकते हैं। हम इसको ये क्वेश्चन पेपर के अंदर किस किस नाम से आ सकता है वो देखना है। कोलेक्टर टू बेस सर्किट आ सकता है, नंबर 2 कोलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट के नाम से आ सकता है, नंबर 3 वोल्टेज फीडबैक सर्किट के नाम से ये आ सकता है। तो ये था हमारा कोलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस लेक्चर के लिए एक लाइक जरूर करें, इसको शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।